बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने एडवांस अकाउंटिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम में मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट से डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ में आ गई ना, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अगर उनको भी किसी कंसेप्ट की समझ में नहीं आती तो उनको भी कंसेप्ट की समझ में आ जाए। तो अब आप बुक ओपन कर लें सुहेल अफजल साहब की, एडवांस अकाउंटिंग की। तो प्रॉब्लम नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 6 लाख commenced on 1/1/2010। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 भी हो सकता है, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन हो चाहे न्यू एडिशन हो, डेट्स में बस डिफरेंस आता है, जैसे मैंने डिबेंचर अकाउंट में भी बताया था। बाकी क्वेश्चन की फिगर्स वैल्यूज सेम टू सेम वैसे ही रहती हैं एडवांस अकाउंटिंग में। अब देखें, सबसे पहले है मटेरियल 1,20,000, फिर उसके बाद वेजेस 1,64,400, फिर प्लांट 20,000, फिर इसके बाद बिजनेस चार्जेस 8,600। तो स्टूडेंट्स समझिएगा जरा बात को। एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में समझ लें, इसको कहते हैं ठेका। एक ठेका मिला हुआ है कितने का? 6 लाख का, यानी कि 6 लाख का एक ठेका मिला हुआ है। उसमें ये नीचे एक्सपेंडिचर कुछ हुए हैं, यानी कि आपका मटेरियल लगा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी वेजेस हैं, फिर बिजनेस चार्जेस हैं, फिर प्लांट उस कॉन्ट्रैक्ट में आया। तो ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के। अच्छा, एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो ठेका मिलता है, उस फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ना मैं खुद से एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक बिल्डिंग 2 फ्लोर एक बिल्डिंग बनाने का ठेका मिल गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब जिस पर्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन है अली है, अकबर है, कोई भी वो पर्सन है, तो वो पर्सन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अंडरस्टैंड करते जाइएगा साथ साथ मेरी बातों को। और जिस पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया अकबर को, अकबर हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो मैंने ठेका दिया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया 6 लाख का, मैंने उसको कहा कि मेरी बिल्डिंग 2 फ्लोर जो है ना, वो तुमने 6 लाख के अंदर अंदर बनाकर देनी है। तो ये 6 लाख क्या है? ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं क्या हूं? मैं हूं कॉन्ट्रैक्टी। जो ठेका जिस बंदे की चीज बनती है ना, फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग बन रही है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं। इन टर्म्स को काइंडली अपने माइंड में रखिएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। तो अब आगे चलते हैं। कैश रिसीव ऑन अकाउंट 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को साल के एंड पर जाकर क्या हुआ? 31 दिसंबर अमाउंटिंग रुपीज 2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। यानी कि 31 दिसंबर को साल के एंड पर जाकर, इस साल के एंड पर जाकर क्या हुआ? 2,40,000 रुपया कैश रिसीव हुआ। किसको कैश मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को। वो अकबर बंदा जो है ना, उसको कैश मिलेगा। कितना? 80% ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। अब ये सर वर्क सेटिस्फाइड क्या होता है? समझिएगा जरा बात को। मैंने उसको दिया 2 फ्लोर बनाने के लिए ठेका दिया 6 लाख का। मैंने कहा कि अकबर साहब ये 2 लाख ये 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग है ना, ये आपने बनानी है। अभी 1 फ्लोर कंप्लीट हो गया, तो उसने मुझे कहा कि सर आपका 1 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, काइंडली आके जरा चेक कर लें। मैं गया, मैंने देखा, हाँ वो 1 फ्लोर जो था ना, वो बिल्कुल ठीक था। मतलब उसके अंदर हर चीज मुकम्मल थी, कोई भी खराबी नहीं थी। तो मैंने उसको कहा, अब उसने कहा कि सर ऐसा करें, अब जो मैंने 1 फ्लोर बना लिया है, अब इस 1 फ्लोर के मुझे पैसे दे दें, क्योंकि मैंने भी आगे जो मजदूर लगाए हैं, वर्कर लगाए हैं, मैंने भी इनको आगे पेमेंट करनी है। क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनको मैं वेजेस देनी होती हैं, मतलब जो दिन के हिसाब से लेके आए होते हैं। तो मैंने उसको कहा, हाँ ये ठीक कह रहा है, मुझे इसको पैसे देने चाहिए। आप भी अक्सर जानते हैं कि जब आप भी घर बनाओ, तो एक कमरा भी अगर आपको बनाकर वो देते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह उसने मुझे कहा कि सर 1 फ्लोर आपका बन गया, चेक कर लें आप
अपने दिल की तसल्ली कर लें और मुझे मुझे दें पैसे। अब मैंने ना वर्क सेटिस्फाइड का मतलब है कि मैं उसके काम से सेटिस्फाइड था। मैंने कहा हाँ ठीक है, एक बिल्डिंग जो है ना वो मतलब एक फ्लोर जो है ना बिल्डिंग का वो मेरा बिल्कुल ठीक से तुमने बना के दिया। अब मैंने ना उसको ना कितने पैसे दिए, उसको मैंने दिए स्टूडेंट्स 2,40,000, यानी कि 80% पैसा मैंने दिया। अगर मैंने उसे एक फ्लोर का 100% पैसा देना था ना, अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अंडरस्टैंड करें बात को, कंट्रैक्टर टोटल कितने का, 6 लाख का, दो फ्लोर बनाने हैं तो 6 लाख में से अगर एक फ्लोर बना दे तो उसके 3 लाख बनते हैं ना पैसे, तो 3 लाख रुपए वैसे उसके बनते थे, लेकिन मैंने उसको 80% दिया। मैंने उसको 3 लाख पूरे नहीं दिए, मैंने उसको 2,40,000 रुपया दिया। ऐसा क्यों मैंने किया? वर्क सेटिस्फाइड हमेशा वो काम जिससे कंट्रैक्टरी को तसल्ली हो जाए, कंट्रैक्टरी वो पर्सन जिसकी चीज बन रही होती है, अगर उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ इस कंट्रैक्टर ने मेरे काम को बिल्कुल ठीक किया है, तो हमेशा याद रखिएगा 100% पेमेंट नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कंट्रैक्टर अकबर को 100% पेमेंट कर दूंगा तो मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरा कंट्रैक्टर कल को वो काम छोड़कर भाग भी सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट होल्ड करूंगा ताकि ये बंदा परमानेंट मेरे पास रहे, जब तक मेरी बिल्डिंग के दोनों फ्लोर नहीं बना देता तब तक ये पर्सन छोड़कर इस काम को ना जाए। तो इसलिए ना ऐसी सिचुएशन में अगर वर्क सेटिस्फाइड आपका हो चुका है, मतलब एक एक बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और वो बिल्डिंग भी ठीक बनी हुई है, एक फ्लोर आपका बिल्कुल ठीक बना हुआ बिल्डिंग का, तो आपने हमेशा उसका 80% या 70% देना है, बाकी 20 या 30% होल्ड करके रखना है। वो जब कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगी तो तब हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो आई थिंक सो आपको वर्क सेटिस्फाइड का पता चल चुका है। और वर्क सेटिस्फाइड एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टर की इनकम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ मटीरियल ऑन एट 31 दिसंबर को, यानी कि साल के एंड पर जो मटेरियल बच चुका है उसकी कितनी वैल्यू है? उसकी वैल्यू रह गई है 10,000। यानी कि देखो मटेरियल साल के स्टार्ट में लगा, वो जो ऊपर आपको नजर आ रहा है मटेरियल 1,20,000, ये एक्सपेंस डाला, मतलब मटेरियल लगाया किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खर्चा था ना, लेकिन ये मटेरियल साल के एंड पर जाकर कितने का बच गया? 10,000 का मटेरियल बकाया बच गया। तो जो चीज साल के एंड पर बकाया बचे, आपको पता है, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, जो चीज बकाया बचे ना साल के एंड पे वो आपकी इनकम कहलाती है। तो ये कंट्रैक्टर की क्या है? इनकम है। प्रिपेयर एट अकाउंट शोइंग पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के एंड पर आपने ये बताना है कि क्या पोजीशन है इस कंट्रैक्टर की, क्या पोजीशन है साल के एंड पे आया, कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पर आप कंट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। कंट्रैक्ट अकाउंट बनता है, कंट्रैक्ट अकाउंट हमेशा कंट्रैक्टर बनाता है, कभी कंट्रैक्टर भी बनाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग बन रही है तो मैं क्यों ये देखूंगा कि मुझे मेरे खर्चे कितने लगे और मेरी इनकम कितनी लगी? ये तो कंट्रैक्टर देखेगा कि उसने अगर ये कंट्रैक्ट उठाया था, अकबर देखेगा कि अगर उसने ये कंट्रैक्ट उठाया था तो उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जब भी कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है ना, याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन में ना एक आपकी डेबिट साइड होगी, एक आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड सॉल्यूशन के अंदर एक्सपेंस साइड होगी, क्रेडिट साइड सॉल्यूशन के अंदर आपकी इनकम साइड होगी। आप मींस कंट्रैक्टर की इनकम साइड होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, एंड द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट विच माइट बी रिस्पॉन्सिबली बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपने वो जो ऊपर प्लांट नजर आ रहा है ना, साल के एंड पर जाकर आपने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेनी है और डेप्रिसिएशन लेकर ये देखना है कंट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप मींस कंट्रैक्टर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये चीज हमने बतानी है। तो अब कंप्लीट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखिए। देखें स्टूडेंट्स, जब भी आपने कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना है ना, एक साइड पर आपने एक्सपेंस अपने तमाम रिकॉर्ड करने हैं, एक साइड पर आपने इनकम्स तमाम रिकॉर्ड करनी है। आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट का कॉलम। जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी लेफ्ट साइड पर रेफरेंस और अमाउंट का कॉलम, ये स्टूडेंट्स आपकी डेबिट साइड है। और जो आपको आपकी राइट साइड पर नजर आ रहा है ना रेफरेंस और अमाउंट का कॉलम, ये आपकी कौन सी साइड है? ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर हमेशा एक्सपेंडिचर आपने रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिट साइड पर आपने हमेशा इनकम्स रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले आपकी बुक में कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ था? मटीरियल 1,20,000। तो स्टूडेंट्स मटीरियल कंट्रैक्टर ने
जब ये 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, ये उसने बिल्डिंग बनानी है हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, तो उसने मटेरियल लगाना है ना। मटेरियल मींस क्या, रेत, सीमेंट, बिजली बजरी वगैरह ये तमाम चीज़ें उसने लगानी है ना, तो वो मटेरियल के अंदर आती हैं। तो मटेरियल खर्चा है 1,20,000 आप कहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आ जाएगा वेजेस। वेजेस कितनी है, 1,64,400, यानी कि उसने क्या दी, उसने फिर हर मजदूर को उसने वेजेस दी। मतलब मतलब वो मजदूर जो एक दिन के लिए लाए जाते हैं उनको वेजेस दी जाती है, उजरत दी जाती है, तो उसकी अमाउंट वो भी खर्चा होता है, इसके लिए कंट्रैक्टर के लिए वो खर्चा है, तो उसको भी बाहर रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट के कॉलम में। इसके अलावा उसने क्या किया, उसने अपने बिजनेस पर एक प्लांट लगाया। प्लांट मीन्स इस तरह समझ लें कि उसने एक मशीनरी लगाई जो कि मतलब उस तमाम बिल्डिंग को बनाने के लिए ना यूज होगी, तो खर्चा है ना। तो प्लांट की अमाउंट 20,000 कहां पर लिखनी है, 20,000 अमाउंट के कॉलम में लिखनी है, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है। फिर देखें बिजनेस चार्जेस, बिजनेस के ऊपर कोई चार्जेस लगे ना, कोई खर्चा आया, बिजनेस चार्जेस कोई खर्चा आया, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये क्या है, ये खर्चा है। तो इसको भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे कितनी अमाउंट से, 8,600 से। अब जितने भी खर्चे थे ना वो तो यहां पर लिख दिए गए हैं, अब हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी इनकम को रिकॉर्ड करना है, जरा क्रेडिट साइड पर आए, तो क्रेडिट साइड पर ना सबसे पहले आपकी इनकम कौन सी बनती थी स्टूडेंट्स, वो वाली इनकम बनती थी। क्वेश्चन आप अपनी बुक को सामने रखें, मैं बार बार क्वेश्चन की तरफ पीछे नहीं मूव कर सकता, तो क्वेश्चन को सामने रखें और सुने मेरी बात। वो उसको उसने जो एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया था, उसको पैसे मिले थे ना, कितने, 2,40,000 उसको मिले थे पैसे, तो वो उसके लिए कंट्रैक्टर के लिए क्या है, इनकम। तो जब भी इनकम वर्क सेटिस्फाइड से आएगी ना, तो आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये हेडिंग आपने देनी है क्रेडिट साइड पर। फिर इसके नीचे लिखना है वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। वर्क सेटिस्फाइड की कितनी वैल्यू थी, उसने कहा था 80%, किसका, कैश रिसीव का। कैश रिसीव कितना हुआ था उसको, 2,40,000, लेकिन 2 लाख, अब आप कहोगे सर हमें तो 2,40,000 डायरेक्ट नहीं बाहर बाहर लिख देना चाहिए, नहीं स्टूडेंट्स, वैसे ये वर्क सेटिस्फाइड बनता कितना था, यानी कि वो देखो उसने 20% पैसे अपने पास रखेगा, कंट्रैक्टरी जो है ना वो होल्ड करके रखेगा। कंट्रैक्टरी कौन सा पर्सन होता है, जिसकी बिल्डिंग बन रही होती है, जैसे मैं था, तो उसने 20% पैसा जो है होल्ड रखा है, अपने पास रखा है, लेकिन यही तो देख रहे हैं कंट्रैक्टर ने, देख रहे हैं मेरा असल पैसा बनता कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो 100% पर कैलकुलेशन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 80 करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरा तो 3 लाख रुपया बनता है। 3 लाख में से इस बंदे ने मुझे कितना दिया, कंट्रैक्टर कहेगा इस बंदे ने मुझे 2,40,000 रुपया दिया है, अभी 60,000 रुपया मेरा इससे लेने वाला है, तो उसको फ्यूचर में 60,000 रुपया मिल जाना है ना, तो वो उसकी इनकम ही है। तो ये 3 लाख रुपए को कहां पर रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा अमाउंट के कॉलम में। मैंने बता दिया, आपने हमेशा इसी तरह करना है। हर क्वेश्चन में आपको यही कहेगा कि वर्क सेटिस्फाइड इतने परसेंट है, कैश रिसीव का 80% है, तो आपने हमेशा 100% वर्क सेटिस्फाइड लिखना है, क्योंकि कंट्रैक्टर ये सोचेगा कि फ्यूचर में तो मुझे उसके पैसे मिल ही जाने हैं, तो मैं अभी ही उसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूं ताकि मुझे पता चले मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल, वो जो 31 दिसंबर को साल के एंड पर मटेरियल बच गया था, बची चीज हमेशा इनकम होती है, तो कंट्रैक्टर इस मटेरियल को नेक्स्ट किसी कंट्रैक्ट में यूज कर लेगा, सही है ना, या अगले साल के लिए ये यूज हो जाएगा, तो वो 10,000 क्या है, ये 10,000 कंट्रैक्टर के लिए इनकम है। अब लास्ट चीज देखें, उसने सवाल के एंड पर बिल्कुल कहा था कि डेप्रिसिएशन की है 10% है प्लांट पर, तो प्लांट की वैल्यू, जाहिर सी बात है जब डेप्रिसिएशन लेते हैं प्लांट पर, तो प्लांट की वैल्यू स्टार्ट में कितनी सी, साल के स्टार्ट में, वो देखो आपने एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड की गई है, वो है 20,000, लेकिन साल के एंड पर कितनी बची, तो साल के एंड पर बचेगी, आप उस 20,000 का ना ले लेंगे 10%, तो प्लांट के नीचे लिखेंगे 20,000 माइनस उसमें करेंगे 2,000। 2,000 कैसे आया, 20,000 का लें 10% तो आता है 2,000, ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन निकाल दें। तो अब प्लांट आपका साल के एंड पर कितनी वैल्यू का बच गया, साल के एंड पर आपका प्लांट बच गया 18,000 का, तो 18,000 को आप कहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे, बाहर अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। दोबारा से समझ लीजिएगा, प्लांट की ओपनिंग जो चीज होती है वो एक्सपेंडिचर होता है, प्लांट की जो क्लोजिंग वैल्यू होती है ना वो हमेशा इनकम होती है, क्योंकि अब ये प्लांट 18,000 का रह गया, नेक्स्ट अगले साल अब जब कंट्रैक्टर इसको यूज करेगा ना, तो वो ये समझेगा कि अब मेरा प्लांट जो है ना, अब मेरा प्लांट कितनी वैल्यू का रह चुका है,
18,000 का रह चुका है। अब क्रेडिट साइड पर आपने इनकम रिकॉर्ड करनी, डेबिट साइड पर आपने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिए। तो जरा क्रेडिट साइड देखें यहाँ बड़ी है कि छोटी है। तो क्रेडिट साइड के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना उनको जमा करती हैं। 3 लाख एक है, फिर 10,000 है, फिर 3 लाख एक, फिर 10,000 और फिर ये देखें 18,000। तो इस तरह जो जवाब आता है ना वो आता है 3,28,000। ये क्रेडिट साइड को जमा किया। अब इस क्रेडिट साइड में से ना डेबिट साइड माइनस करते जाएं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले 1,20,000 इसको माइनस करना है, फिर 1,64,400 इसको माइनस करना है, फिर माइनस करना है 20,000 को, फिर माइनस करना है 8,600 को। तो आपका जवाब पॉजिटिव में आ गया तो समझ लीजिएगा प्रॉफिट है, नेगेटिव में आ गया तो समझ लीजिएगा लॉस है। तो अब प्रॉफिट में जवाब आया कितना, 15,000, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्टर को क्या हुआ, प्रॉफिट हो चुका है। तो 15,000 के सामने आप लिख देंगे। अच्छा, ये जो 3,28,000 है ये दोनों साइड पर आपने रिकॉर्ड कर लेना। आपको पता है आप जब लेजर बनाया करते थे तो ऐसे ही किया करते थे। अब आपने ना प्रॉफिट आपका ब्रॉडाउन कितना आ गया, 15,000। अब इस प्रॉफिट को ना क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्ड कर लो। तो क्रेडिट साइड पर भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया 15,000 का। अब ना क्या कंट्रैक्टर को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरी बात अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिर आपको नेक्स्ट चीज समझ में आएगी इसके बाद। स्टूडेंट्स, 15,000 कंट्रैक्टर को प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन ये 15,000 रुपया कंट्रैक्टर नहीं यूज कर सकता प्रॉफिट, यानी कि अपने बीवी बच्चों को ये प्रॉफिट नहीं दे सकता, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर ये 15,000 रुपया इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों सर? उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग ये कहती है कि कंट्रैक्टर को ये करना चाहिए कि अभी कंट्रैक्टर ने कंप्लीट कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अभी उसने कंप्लीट बिल्डिंग 6 लाख की नहीं बना ली। तो फॉर एग्जांपल अगर कंट्रैक्टर 15 का 15,000 अपना कंप्लीट प्रॉफिट यूज कर लेता है तो आने वाले साल में फॉर एग्जांपल अगर इसको कोई लॉस हो गया इसके कंट्रैक्ट में, कंट्रैक्टर ने तो पैसे नहीं देने, क्योंकि अगर तो निग्लिजेंस इसकी हुई, लापरवाही इसकी हुई कंट्रैक्टर की, तो तब तो कंट्रैक्टर कहेगा कि भाई तेरी वजह से मेरा मटेरियल खराब हुआ है, तू पैसा भर। तो वहां पर फिर कंट्रैक्टर क्या करेगा, घर से पैसे लेके आएगा या किसी से कर्जा उठाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि कंट्रैक्टर को चाहिए कि इस 15,000 में से कुछ अमाउंट प्रॉफिट रख ले, जो कि ये अपने बीवी बच्चों को या अपने जाती इस्तेमाल के लिए ये यूज कर सकता है, और कुछ अमाउंट एज आ रिजर्व रख ले। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, रिजर्व का मतलब ये हुआ कि वो अपने पास रखेगा और कल को फॉर एग्जांपल अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है अगले साल जाकर, तो फॉर एग्जांपल कोई ना कोई मटेरियल लॉस हो जाता है या प्लांट में खराबी आ जाती है, तो वो उस अमाउंट से कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, उस लॉस को बर्दाश्त कर सकता है, लॉस को पूरा कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर को इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये 15,000 में से कुछ अमाउंट एज अ प्रॉफिट साइड पर रखना पड़ेगा जो कि ये यूज कर सकता है, और कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व एक तरफ रखना पड़ेगा जो कि ये एज अ रिजर्व अपने पास रखेगा कि कल को कोई मुश्किल सूरत हाल आ गई तो मैं इसमें से पैसा लगाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना कंट्रैक्टर को सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कंट्रैक्टर कौन सा फार्मूला यूज करेगा कि ये 15,000 में से कितने पैसे प्रॉफिट एज अपने पास रखेगा, 10,000, 7,000, 3,000, 2,000, कितने पैसे वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए एज अ प्रॉफिट रख ले और कितने पैसे वो एज अ रिजर्व रख ले। तो ऐसी सिचुएशन में ना एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। आप उस वर्किंग को समझ जाइएगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम ना जरा आगे वाली पिक्चर पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब जरा ना अंडरस्टैंड करें बात को। आपने क्या निकालना है, दोबारा से मैं बोलने लगा हूं, आपने निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कंट्रैक्टर अपने पास कितना रखेगा और वो अमाउंट 15,000 में से रिजर्व कितनी रखेगा अपने पास। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए आप फार्मूला कौन सा लगाओगे। तो फार्मूला 2-3 फार्मूले होते हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले आपने ऊपर ये लाइन लिखनी है कि परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। इसके लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू वर्क सेटिस्फाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सेटिस्फाइड कितना हुआ था, 3 लाख का हुआ ना, पीछे हम कैलकुलेशन करके आए हैं। डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी, यानी कि क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्ट टोटल कितने का बताया हुआ था, 6 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो यहां पर आपकी 50% आएगी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 50% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% एग्जैक्ट 50% या 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए, यानी कि कंट्रैक्टर कितना पैसा अपने पास रखेगा एज अ प्रॉफिट यूज करने के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए, और कितना मतलब कितनी अमाउंट एज अ रिजर्व वो रखेगा अपने पास। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नीचे दिए गए हुए 2 फार्मूले से कोई एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं।
अपने पेपर के अंदर। नंबर 1 फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%। 80% वो जो आपको वर्क सेटिस्फाइड क्वेश्चन के अंदर 80% दिया हुआ था। और या आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। कैश रिसीव कितना, वो 2,40,000, वर्क सेटिस्फाइड कितना, वो 3 लाख रुपया। तो इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप अपने क्वेश्चन में लगाइएगा, दोनों ही फार्मूले एग्जैक्ट ठीक हैं, दोनों में से कोई फार्मूला लगा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रॉफिट कितना, मतलब ये जो 15,000 रुपया प्रॉफिट आया, इसमें से कितनी अमाउंट कंट्रैक्टर एज अ प्रॉफिट अपने पास रखेगा यूज करने के लिए जाती इस्तेमाल, और कितना पैसा कंट्रैक्टर जो है ना वो एज अ रिजर्व रखेगा। बार बार चीजों को बता रहा हूं, इसलिए सुनते जाइएगा। तो अब हमने ये फार्मूला यूज करना है। अब हम एक्चुअल में अपनी सॉल्यूशन की तरफ दोबारा मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें इस पिक्चर पर, दोबारा आ जाएंगे सॉल्यूशन वाली पिक्चर पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये हेडिंग देंगे डेबिट साइड पर। अब इसके नीचे वो दोनों फार्मूले में से एक फार्मूला लगाएंगे कि इस 15,000 प्रॉफिट में से कितना पैसा कंट्रैक्टर को अपने पास रखना चाहिए और कितना पैसा एज अ रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब फार्मूला लगा लें, चलें। इसने ना फार्मूला नंबर 1 लगाया, कौन सा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%। आपने पहले इस फार्मूले को लिख लेना है। मैंने डायरेक्ट किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लिख दें 15,000 प्रॉफिट आया ना, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई करें 80%। तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पर सबसे पहले आप 15,000 लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई देंगे 2 से, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 3 पर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 100 पर। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 8,000। यानी 15,000 में से 8,000 रुपया जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रख सकता है, अपने बीवी बच्चों को दे सकता है, अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी वो कर सकता है। सही है ना। 15,000 में से 8,000 रुपया, और 8,000 15,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो पीछे कितना बचता है, 7,000 रुपया। तो 7,000 रुपया वो एज अ रिजर्व अपने पास रख सकता है। तो उसको आप क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट। ये आपने कंप्लीट नेम लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो 7,000 आपका रिजर्व आ जाएगा। आप यहां पर वो दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो जो फार्मूला था प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो वहां पर वैल्यूज क्या आएंगी, प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव आएगा 2,40,000 डिवाइडेड आ जाएगा वर्क सेटिस्फाइड 3 लाख। तो फिर भी आपकी वैल्यूज जो है ना, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 8,000 ही निकलेगा। करके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंट्रैक्टर है ये 15,000, उसको एक्चुअल में प्रॉफिट उसको 15,000 रुपया ही हुआ है, लेकिन 15,000 में से 8,000 रुपया कंट्रैक्टर अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख सकता है, इस वैल्यू को वो यूज कर सकता है इतनी अमाउंट को, और 7,000 रुपया वो एज अ रिजर्व अपने पास रखेगा कि कल को अल्लाह ना करे कि हम इसके कंट्रैक्ट में नेक्स्ट आने वाले ईयर में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि इसको कोई लॉस हो जाए, तो वो इस अमाउंट को यूज करेगा, 7,000 वाली अमाउंट को यूज करेगा। तो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका टोटल कंप्लीट हो चुका। आई होप सो मैंने डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की, आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।